बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 9 मई को एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। ये इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा है। वो ये कहते हैं कि लोग सिर्फ एहतजाज करने के लिए गए थे। जो तोड़ फोड़ है, जो उसके बाद गोलियाँ चली, जो लोग शहीद हुए, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलावजह खाते में डाली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ। और सिविलियंस जो एहतजाज करने के लिए गए थे पुरअमन तरीके से, उन्हें बड़े पैमाने पर गोलियां मारकर शहीद किया गया। और 9 मई का एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। अब उसी तरह का बयानिया एक मरतबा फिर तैयार किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी, वही टाउट्स, वही दानश्वर दोबारा से इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले भी 9 मई के बयानिए के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब ये जो एक रावलपिंडी में वाक़या पेश आया, GHQ में दाखिल होने की कोशिश की मुबैना तौर पे एक शख्स ने, और फिर बाद में पता चलता है जनाब वो शख्स जो है वो गोली उसने चलाई, फिर उसके ऊपर गोली चली। पहले खबर ये आती है कि जो 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं वो गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए और ये शख्स जो है वो उसमें मारा गया। बाद में खबर आती है नहीं, एक ज़ख्मी हुआ और मामूली ज़ख्मी हुआ। फिर पता चलता है जो एक ज़ख्मी हुआ उससे भी गोली नहीं लगी। तो इस शख्स ने गोली चलाई किस पर? देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये शख्स गुनाहगार है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तहकीकात के बाद पता चलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है, लिहाजा उन्होंने भी एक मुतालबा किया है। लेकिन आपको मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कुछ लोगों ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीर को देख कर ही मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दी जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर आप देखें, यहाँ पर एक टोपी पड़ी हुई है, एक जूता पड़ा हुआ है और एक पिस्तौल पड़ा हुआ है। ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जूते पे खून लगा हुआ है, मुबैना तौर पे ये उसका जूता है। जो बंदा मारा गया वहाँ पे मोहम्मद हुसैन, खैबर का रहने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक था। तो ये बताया गया कि ये उसका जूता है। जूते के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है, यानी इस आदमी का खून भी निकला। और तो कोई ऐसा नहीं है जिसका खून निकला जिसे गोली लगी। तो इस शख्स को गोलियां लगी तो इसका ये जूता खून से भरा हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये शख्स लेटा हुआ है ज़मीन पे, उसमें इसके दोनों पैरों में जूते हैं। अगर आप गौर करें, दूसरी तस्वीर मैं ये आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके ही हम थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे। डेड बॉडी पड़ी हुई है इस आदमी की, लेकिन इस आदमी के दोनों पैरों में जूता है। अब एक आदमी जिसके दोनों पैरों में जूता है, थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें एक जूता पड़ा हुआ है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है और एक टोपी पड़ी हुई है। फिर आप दोबारा पहली वाली तस्वीर पर जाएँ तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि टोपी सड़क पर पड़ी हुई है। जय वकुआ पे जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता। और दोबारा आप पहले वाली तस्वीर में जाएं तो टोपी जो है फुटपाथ पे पड़ी हुई है, नीचे सड़क पे नहीं है। फिर एक तस्वीर में जूता उस आदमी के पाँव में है और एक तस्वीर में जूता जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। तो मुर्दा आदमी तो अपना जूता नहीं उतार सकता। तो ये तस्वीर जब बनाई गई हैं तो एविडेंस कलेक्शन की तस्वीर हैं। तो ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया और तस्वीर जारी की गई, क्या इस जय वकुआ को तरतीब देकर बनाया गया? एक तो सवाल ये पैदा होता है कि जय वकुआ जो है वो एक दूसरे से तस्वीर मुताबिकत नहीं रखती। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये नाजरीन पिस्टल है। ये जिस हालत में पिस्टल पड़ा हुआ है ना, इस हालत के अंदर अगर पिस्तौल पड़ा हुआ हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी आखिरी गोली भी फायर हो चुकी है। जो लोग पिस्टल को जानते हैं ना, वो ये समझ ले कि ये 30 बोर का पिस्तौल है। इसको चाइना पिस्तौल कहते हैं पाकिस्तान में। इसमें 7-8 गोलियां डलती हैं, नॉर्मली 6 गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसका बारीक मैगजीन होता है, सिंगल गोली इसके ऊपर चढ़ती है। तो ये 6 से 8 गोलियां इसके अंदर मैक्सिमम होती हैं और इसको फायर किया जा सकता है 1-1 करके, एक करके आप फायर करते हैं। जब आप आखिरी गोली फायर कर देते हैं तो फिर ये पिस्टल जो है वो पीछे जाके कॉक हो जाता है, जैसा कि आपको ये सड़क पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है कि जब आखिरी गोली फायर हो गई तो ये पीछे जाके कॉक हो गया, पीछे जाके लॉक हो गया पिस्टल। और अब इसके अंदर कोई गोली मौजूद नहीं थी, जिंदा गोली कोई भी मौजूद नहीं थी। यानी जब आखिरी गोली फायर हो गई, पिस्टल खाली हो गया, तो ये पिस्टल जाकर पीछे लॉक हो गया। ये है इसकी साइंस पिस्टल की, और तमाम पिस्तौलों की यही साइंस होती है। लेकिन जब आप ये देखते हैं गोलियां पड़ी हुई, जय वकुआ के बाद जब इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया तो उसकी भी तस्वीर जारी की गई। तो अगर आप गोलियों को देखें तो 5 जिंदा गोलियां मौजूद हैं। जिंदा गोलियां उन्हें कहते हैं जो भी चलाई नहीं गई, जिनको फायर नहीं किया गया, एक छोटे से कप के अंदर।
और जो दूसरा जार है छोटा सा, उसके अंदर एक गोली मौजूद है जो 9mm की गोली है जो फायर हुई है इस पिस्टल से। जबकि पिस्टल का जो मैगजीन है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर भी गोली। अब बात समझ नहीं आ रही कि यहां पिस्टल खाली पड़ा हुआ है, मैगजीन के अंदर फिर भी गोली है, पिस्टल पीछे जाके कॉक हो गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से मैच ही नहीं करती हैं। जो आदमी थोड़ा सा भी पिस्तौल को समझता है, जो आदमी थोड़ा बहुत भी असले के बारे में जानता है, वो हैरान हो जाएगा कि भाई ये कैसा जाए वकूआ है कि एक गोली चलने के बाद बाकी गोलियां मैगजीन में है और पिस्टल जो है वो पीछे जाके लॉक हो गया और एक गोली का सिर्फ खौल मौजूद है। और वहां पे जो बाकी खौल मौजूद हैं वो बड़ी गन के हैं, यानी वो मैं उसको एग्जैक्टली इतना करीब करके देखने के बावजूद भी पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो खौल है वो क्लाशनकोफ गन के या आप समझ लिया SMG गन के, वो दूसरी गन के खौल हैं, वो इसके खौल नहीं है, बड़ी गन के खौल हैं, यानी वो राइफल के खौल हैं जो बाकी मौजूद हैं वहां पे। तो 30 बोर का सिर्फ एक खौल मौजूद है, यानी एक फायर हुआ 30 बोर से, बाकी फायर हुए राइफल से। और बाद में ये पिस्टल पीछे जाके लॉक हुआ हुआ भी दिखाया गया। फिर इस पिस्टल के अंदर से जो गोलियां हैं मैगजीन के अंदर वो भी दिखाई गई, फिर जिंदा गोलियां 5 दिखाई गई, एक वो दिखाया गया। तो ये सारी चीजें मिलती जुलती नहीं थी। बड़ी अजीब बात है कि एक बंदा निकला GHQ पे हमला करने के लिए एक पिस्टल लेकर, 30 बोर का पिस्तौल लेकर GHQ पे हमला करने के लिए निकल गया और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी लेकर निकल गया। क्या वो GHQ को फतह करने जा रहा था कि मैं वहां जाके झंडा लगा दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बात कोई समझ नहीं आ रही कि सारे एविडेंसेस लेकर वो निकला। और दूसरा, मुझे जो उसके घर से मामला पता चला वो ऐसा है जैसे जिल्ले शाह, आपको याद होगा, ये उस तरह का बंदा बताते हैं कि जिल्ला शाह को पागल आदमी मैं नहीं कह रहा इसको, ना मैं कोई इसको ज़हनी मरीज कह रहा हूं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो सादा आदमी है और ज्यादा प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर सकता जिस तरह जिल्ले शाह था। जिल्ले शाह तो बहुत ही प्यारा आदमी था, हर एक से प्यार से बात करता था, लेकिन ये क्योंकि खैबर में पल के बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो ये अग्रेसिव था। वहां पे जिंदगी बहुत मुश्किल है, और तरह की है वहां पे। ये जिल्ले शाह की तरह फिल्में नहीं देख सकते। लेकिन ये इस बंदे के बारे में कहा जाता है कि ज़हनी तौर पे ये मुकम्मल नॉर्मल नहीं था। इससे पहले भी ऐसे वाकयात इस बंदे को लेकर हो चुके हैं। मैं अभी कोई चीज कह नहीं रहा, लेकिन देखें, जब तक इस सारे वकूए की CCTV फुटेज नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सारी फुटेज आ गई ना, इसको दहशतगर्द बना दिया, इसकी पुरानी फुटेजेस निकाल दी, इसकी तस्वीरें निकाल दी, इसके सोशल मीडिया से चीजें उठा ली, सारा कुछ आ गया। इसके घर वालों तक भी रसाई हो गई, उनको भी बुला के बातचीत कर दी गई, हर चीज हो जाती है, पूरा बयानिया भी घर दिया जाता है, बना दिया जाता है, लेकिन CCTV फुटेज नहीं आई। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान का जो सबसे हसास इलाका है वो कौन सा है? वो GHQ है। GHQ पे माजी में दहशतगर्द वाकई में हमला कर चुके हैं। और जब GHQ पे दहशतगर्दों में हमला किया था, वो पता कैसे किया था उन्होंने? वो गोलियां चलाते हुए उल्टे चल रहे थे, वो यूनिफॉर्म में आए थे और उन्होंने धोखा ये दिया कि वो बाहर की तरफ बिला वजह गोलियां चलाते हुए उल्टे, यानी बैक साइड से वो यूं उल्टे चलते चलते, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले समझे कि हमारे अपने फोर्सेस के लोग हैं जो बाहर से आने वाले दहशतगर्द का मुकाबला कर रहे हैं, तो उनके लिए जगह खुलती चली गई और वो बैक चलते 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 GHQ के अंदर दाखिल हो गए और वहां पे उन्होंने काफी नुकसान किया था। ये मुझे याद है अच्छी तरह, तब हम रिपोर्टिंग करते थे। तो वहां GHQ के आसपास तो चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, एक एक जगह पे CCTV फुटेज है। ये फुटेज सामने लाई जानी चाहिए। जब इतना कुछ सामने लाया गया, इतना बड़ा एक बयानिया बनाया गया, तो फुटेज भी सामने आनी चाहिए। अब इस पे जो है वो शुरू के अंदर जो रावलपिंडी पुलिस के ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप पे एक बयान चला था, पहला बयान वो क्या था? थाना आरे बाजार की हदूद में फायरिंग का वाकया, फायरिंग से शहरी कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग का वाकया रावलपिंडी के हसास तरीन इलाके में पेश आया। मकतूल की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, यानी जिन्होंने मारा वो भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, वाकया की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ये पहली खबर जो दी गई उसके अंदर वो ये दी गई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, ये झंडा लेकर आया हुआ था, GHQ पे हमलावर था, इसके बाद एक पिस्तौल था, और ये सारी चीजें कोई जितने शवाहिद, यानी हर वो चीज जाए वो कुआ से मिली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को GHQ पे हमले का मुलजिम या मुजरिम बना सकती है। यानी सादी बात मैं करूं तो इसको आप ऐसे ले लें कि हर चीज वहां पहुंचाई गई या पहुंच गई खुद से, जिसके जरिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले से जोड़ा जा सके। बज़ाहिर तो अब यही दिखाई देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ दिया है मोहम्मद हुसैन के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन आईनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली जमात है। पार्टी ने हमेशा अपने सियासी और जमहूरी मकासद के लिए पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया है।
रावलपिंडी में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। गैर जानिबदाराना, शफाफ और जुडिशल तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं ताकि असल हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जा सके। किसी बेगुनाह फ़र्द या सियासी जमात को महज इल्ज़ामात और सियासी मफादात की बुनियाद पर जिम्मेदार ना ठहराया जाए। पीटीआई तशद्दुद की हमायत नहीं करती और ना ही ऐसे इक़दामात को अपनी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा समझती है। अगर कोई फ़र्द कानून शिकनी में मुलव्वस है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तहम तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी सियासी जमात या इसके कारकुनान पर इल्ज़ाम आयद करना काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग, जिसकी सियासी तारीख में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात और गुल्लू भट्ट जैसे किरदारों का हवाला दिया जाता है, उसकी जानिब से वाक़े के फ़ौरन बाद सियासी इल्ज़ामात आयद करना, चंद मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मखसूस बयानिया कायम करने की कोशिश करना कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। मुकम्मल तहकीकात की जाए, शवाहिद के असूल और हक़ाइक़ के तयन से पहले इतनी जल्दी में कोई सियासी नतीजा अखज़ ना किया जाए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी उन्होंने सवाल किया। और देखें, सीसीटीवी फुटेज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की और बार बार बात की कि आप सीसीटीवी फुटेज इसकी निकालें और जो शवाहिद हैं और तहकीकात हैं वो आवाम के सामने लेकर आए और इसकी एक जुडिशल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। अब ये इल्ज़ाम ना पहली दफ़ा नहीं लगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम ANP पे भी लगे हैं, ऐसे इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे भी लगे हैं और जमातों में भी लगते रहे। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये देखें, नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहे के 7 ट्रक तकसीम कर दिए। अंदाजा करें आप, ये नून लीग के खिलाफ अखबार में खबर छपी हुई है। ये फौज की जिससे भी लड़ाई हो जाती है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो उसको दहशतगर्दी बना देते हैं। ये नून लीग के खिलाफ खबर छपी है। नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहे के 7 ट्रक तकसीम किए, 50 नौजवानों को कबायली इलाके में दहशतगर्दी की तरबियत दी गई और आबीबी के फंड से रकूम फ्राहम की गई। सरदार मेहताब और सैफुर रहमान अहम किरदार थे। वजीर दाखिला मुइनुद्दीन हैदर ने मंसूबे की तस्दीक कर दी। माजी में नून लीग के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगे कि इन्होंने 7 ट्रक असले के जो है वो तकसीम किए हैं। ये तो अभी पीटीआई के ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि नून लीग की तो डील हो जाती है ना, इमरान खान बस डील नहीं करता। प्रॉब्लम यहां पे आ गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट को एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक लंबा मैच खेलना पड़ेगा इमरान खान साहब से। इतनी जल्दी तो जान नहीं छूटती और इमरान खान जान छोड़ने वाला है भी नहीं, हम सब जानते हैं। अलीमा खानम ने इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से और उसके बाद कल के दिन में कुछ पैगामात दिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पीटीआई को इससे भी ज़्यादा करना चाहिए जितना वो कर रही है। मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गई तो मैंने देखा कि लोग बहुत गुस्से में हैं। करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को जल्द रिहा करवाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा था कि मुलाकात करवा दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने कहा जी हम तीनों बहनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि हम बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर डॉक्टर उज़मा खानम ने कहा कि एजेंसी की मर्जी के बगैर जेल से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। हम तब यकीन करेंगे या तो इमरान खान हमें खुद बताएं या फिर डॉक्टर ऑफिशियली रिपोर्ट करें जैसे आंख की रिपोर्ट दी गई थी, वरना हम यकीन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाई का एक एसओपी है, हमने अपने भाई के साथ एक चीज़ तय कर रखी थी। ये अलीमा खानम ने कहा कि सेहत के मामले पर ज़ाती डॉक्टर या फैमिली के अलावा कोई बात नहीं करेगा। यहां हर एक ने मुंह खोल लिया है। जिन्होंने ये एजेंसियों की बातें शुरू की हैं अब वो जवाब दें। यहां तक कह दिया कि उनको जेल में ख़त्म कर दिया गया है। ये गालिबन वजारत सईद खान साहब की खबर के हवाले से कह रही हैं। हम आपसे मौतबाना कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियों का एजेंडा लेकर ऐसी बात ना करें। ये खबरें फैला रहे हैं कि कल को मुर्सी मॉडल अपना सकें। मुर्सी मॉडल मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में बताया था, वो आप वीलॉग निकाल कर ज़रूर सुनिएगा। आपको आइडिया होगा कि मोहम्मद मुर्सी को अल-सीसी ने, जो वहाँ का फील्ड मार्शल था मिस्र का, उसने कैसे कत्ल किया मुबैना तौर पे, और कैसे उसके जवान बेटे को भी हार्ट अटैक में कत्ल किया गया और किस तरीके से उसने मिस्र पे कंट्रोल किया। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि आसिम मुनीर मुझे मुर्सी की तरह मार देगा, अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। तो ये उन्हें खतरा इसी बात का है जो इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कह चुके हैं। अब नाजरीन, एक और चीज़ इसमें यह है कि सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया। खैबर से वो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल आफरीदी नहीं चला सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लेकर आनी है, तहरीक के अंदर जान डालनी है, मोमेंटम बनाना है।
जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो गलियों मोहल्लों में चौराहों में एक एक घर पे दस्तक दे के एक एक बंदे से बात करके वो आपको हजारों लोगों की टीमें बनानी पड़ेंगी जो हर गली हर मोहल्ले तक जाएंगे और जाकर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। उसे कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट, जिसमें आप हर दरवाजा खटखटाते हैं, उसको बताते हैं कि ये मसला है, यहां तक मामला पहुंचा है, हमने इससे आगे बढ़ना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। आप लोगों को रजिस्टर करते हैं, साथ शामिल करते हैं। इसको स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कहते हैं। लेकिन उस हवाले से अभी तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अपनी एक्टिविटीज शुरू करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने यहां लाहौर में एक मरतबा फिर दरखास्त दे दी। उन्होंने कहा जी कि 14 अगस्त पे हम जलसा करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा जी 5 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। अब वो 14 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम जश्न आज़ादी के शाया निशान एक बड़ा इकट्ठ करेंगे, हम जलसा करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान पे हमें इजाज़त दी जाए। चलिए अगर मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त नहीं देते तो हमें किसी और मकाम पर लाहौर में इजाज़त दे दें जलसा करने की, हम जलसा कर लेंगे। तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली जब से आसिम मुनीर साहब का दौर आया। अब देखते हैं इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। सुहेल अफरीदी की एक पॉजिटिव बात भी है नाज़रीन, जहाँ नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव भी है। 131 सहाफ़ियों से सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की है हाल ही में, 131। कई इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन क्या किसी और सूबे का वज़ीर आला मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या मुराद अली शाह या बाकी जो लोग हैं वो इस तरह इंटरव्यूज दे सकते हैं? ख़ासतौर पे उस मीडिया से बातचीत कर सकते हैं जो उनके सख्त खिलाफ हो? क्या नवाज शरीफ इंटरव्यू दे सकता है, उसका जवाब दे सकता है कि यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार के कैसे वो सीट के ऊपर लास्टिक की शलवार पहन के बैठ गए? इनके पास जवाब ही नहीं है। देखिए यही फर्क होता है फॉर्म 47 का, फॉर्म 45 का। फॉर्म 45 जो है वो एक कॉन्फिडेंस देता है जिससे आप फेस करते हैं कि जी मुझे वोट पड़े हैं, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, मैंने आवाम को जवाब देना। आपको कॉन्फिडेंस है कि लोगों ने मुझे मुंतखब किया, कोई बात नहीं, मैं लोगों के सामने जाऊंगा, मैं जवाब दूंगा, बात करूंगा। लेकिन जब आप जाली फॉर्म 47 के ऊपर आए तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको अपने ऊपर एतमाद ही नहीं होता, आप अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाते, तो आप इंटरव्यूज क्या देंगे? बुशरा बीबी की आंख के हवाले से एक खबर है, शाकिर एवान साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। और ये खबरें जो अब आती हैं ना, ये उनकी फैमिली के जरिए से आती हैं। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी की आंख का रेटिना फट गया, जिसके बायस उनकी सर्जरी की गई है। लेकिन खौफनाक बात यह है कि उनकी आंख सिलिकॉन जेल लगाकर बंद कर दी गई, जो अभी तक बंद है। ज़राए बताते हैं कि उनकी दूसरी आंख भी तेज़ी से मुतासिर हो रही है। और वो कहते हैं ये खबर कंफर्म करने में मुझे 1 हफ्ता लगा पूरा। ये बात की है शाकिर एवान साहब ने। तो ये देखें ना, कभी ज़ियाउल हक ने लोगों की बीवियों के साथ ये नहीं किया, कभी मुशर्रफ ने नहीं किया, कभी अयूब खान और याया खान वगैरह भी, वो भी औरतों पे हाथ नहीं डालते थे। हाँ, बांग्लादेश में इस किस्म की शिकायतें बहुत की गई, लेकिन यहाँ मगरबी पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ था। बदकिस्मती से ख़वातीन के साथ जो जुल्म इस दौरे हुकूमत में हुआ, इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा था। नाज़रीन, ज़रदारियों की सारी मुज़ाहमत और इनकलाब जो है वो अगलों ने एक झटके में निकाल दिया। एक झटका लगाया और आसिफ अली ज़रदारी ने तमाम समरियों के ऊपर साइन कर दिया और अच्छे बच्चे बनकर बैठ गए। छोटे ज़रदारी साहब टिक टॉक करते रहे कि जनाब टिक टॉक आपका जो है वो टाइम ख़त्म होने जा रहा है। उधर बड़े ज़रदारी साहब को एक कॉल आई, एक झटका लगा और उसके बाद बड़े ज़रदारी साहब ने फ़ौरन से वो सारे दस्तखत कर दिए जिनको रोक कर वो बैठे हुए थे। ताहिर अशरफी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मौलवी ताहिर अशरफी ने कहा कि उलमा जुम्मे के खुतबे में अवाम को मुआहदे की, जो मक्का मुआहदा है उसकी अहमियत से आगाह करें। अब कैसे आगाह करें? उन्हें क्या पता कि इसके अंदर क्या लिखा है? यानी मौलवी ताहिर अशरफी ने, क्योंकि मक्का का नाम है इस मुआहदे के अंदर, तो उसको मजहबी रंग दे रहा है। मौलवी ताहिर अशरफी का यह कहना है कि उलमा जो हैं वो इस मुआहदे को जो है मक्का मुआहदे के ऊपर जो है वो अवाम को आगाह करें और उसकी अहमियत से आगाह करें। भाई, मैं किसी चीज़ की अहमियत से किसी दूसरे शख्स को तब आगाह करूंगा ना जब मैं खुद उस चीज़ के बारे में कुछ जानता हूँगा। जब मुझे खुद ही नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है या ये क्या चीज़ है, तो मैं उसके बारे में क्या राय दूंगा अपनी? तो मेरे ख्याल में इस मुआहदे को पहले पब्लिक के सामने लाना चाहिए, उलमा इकराम को बताना चाहिए इसके अंदर क्या लिखा है, ताकि फिर उलमा इकराम अपनी राय दे सकें या इसके ऊपर अवाम की राय बना सकें। नाज़रीन, आपने हुर्मुज़ को खोलना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। कहाँ वो गए थे बेचारे, वहाँ पे एटमी असासे ख़त्म करने के लिए, ईरान के अंदर रजीम चेंज करने के लिए, ईरान से जो है सारी की सारी यूरेनियम उठाकर हम ले जाएंगे, ये करने के लिए बेचारे गए थे। हालत ये हो गई है कि अब आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए दुबले हुए फिरते हैं कि किसी तरह उसको हम खुलवा दें। और ईरान कहता है मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक कि मेरे मुतालबात आप नहीं मानेंगे। और वो 6 मुतालबात बड़े सख्त हैं, मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे।
वो ये कहता है जी कि हमसे जनाब जो आप हमले कर रहे हैं फौरी तौर पे बंद करें, बाकी मुल्कों के ऊपर भी अटैक बंद किए जाएं, हमें हर्जाना अदा किया जाए, हमारे ऊपर से सारी पाबंदियां हटाई जाए, जो हमारा पैसा मुंजमद किया हो वो पैसा भी हमारे हवाले किया जाए, गारंटी दी जाए आइंदा आप हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। फिर हम आपने हुरमुज़ खोलते हैं और अपने इंतज़ाम के तहत खोलते हैं। अमेरिका खुलवाना चाहता है, इतनी सारी गारंटियां ईरान मांग रहा है। ईरान ने ना इस वक्त जो ब्लैकमेल किया हुआ है ना अमेरिका को, उसमें बहुत सारे हथियारों का कमाल है, लेकिन एक हथियार है जिसका नाम है खैबर शिकन। ये 2022 में ईरान ने एक मिसाइल बनाया था। ये मुसीबत बन गया अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। इनको लगता था बहुत थोड़े से मिसाइल होंगे, ईरान के बाद 2-2.5 मिसाइल चला लेंगे, फारग हो जाएंगे, लेकिन वो मिसाइल मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया और मिसाइल खत्म ही नहीं हो रहे, वो मार खा खा के थक गए। ये जो मिसाइल है खैबर शिकन, ये 900 मील तक जाता है, तकरीबन 10.5 मीटर लंबा है ये मिसाइल, और 4.5 टन लगभग इसका वजन है, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। और फंसा हुआ है अमेरिका, 550 किलो का वॉर हेड भी लेकर चला जाता है अपने साथ, और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। यानी अमेरिका के इंटरसेप्टर लगभग ख़त्म हो गए और ये मोबाइल इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। ये अपना रुख इस तरीके से तब्दील करता है, बैलिस्टिक मिसाइल, और अपने टारगेट पे ऐसे जाता है कि अमेरिकन को लगता है कि ये अनबिलीवेबल है। बहुत शानदार हथियार है जो ईरान ने तैयार किया है खैबर शिकन, और इसने मुसीबत डाली हुई है अभी तक अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।